हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों की तह तक ले जाने के लिए, कुछ जानकारी ज्यादा हासिल करने के लिए, कुछ जानकार लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हम कराते हैं ताकि और कुछ समझ में आए जो कुछ हमारे सामने मीडिया में नजर नहीं आता। हालांकि अब जिस मीडिया को गोदी में मीडिया कहा जाता है और उसका कोई बहुत ज्यादा बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब इसको महसूस करते हैं और समझते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी का हम हिस्सा हैं। आज हम ये जो अभी हाल में इलेक्शन हुए हैं, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली एमसीडी और कुछ बाईपोल्स हुए हैं, उनमें जो रिजल्ट आए हैं उसकी बुनियाद पर हम जानना चाहेंगे कि 2024 के इलेक्शन पर क्या कुछ असर होने वाला है। क्या 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? इस बड़े सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े जी, जो बहुत ही बेबाक और ईमानदार तटस्थ पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। जहां कहीं आप होते हैं, आपकी राय खुल करके सामने आती है, बगैर झिझक के, बगैर किसी ऐसी सोच के न मालूम। क्योंकि आजकल एक बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि जो बोलने वाले हैं उनमें भी बहुत एहतियात करने लगे हैं लोग, बहुत सी बातें नहीं कह पाते। लेकिन अशोक वानखेड़े जी में यह खूबी है कि जैसे चीजों को समझते हैं, महसूस करते हैं, वही बोलते हैं। उनके आर्टिकल्स, कॉलम्स हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अखबारों में बराबर छपते रहते हैं और कई टेलीविजन चैनलों पर भी आप एक्सपर्ट के तौर पर, मेहमान के तौर पर रहते हैं। अशोक वानखेड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आप इस इलेक्शन रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी गुजरात के रिजल्ट की बात तो बार बार कर रही है और दूसरी तरफ कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस रिजल्ट को? और 2024 में क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं? इनकी बुनियाद पर आप कैसे विश्लेषण कर रहे हैं? धन्यवाद आपका। आज आपने फिर से एक बार मुझे मौका दिया आपके दर्शकों के सामने रूबरू होने का। ये 3 इलेक्शंस और बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए, इसके नतीजे हमें उसी 2024 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने चाहिए। यदि गुजरात की जीत है तो मैं इस गुजरात की जीत को बंगाल के ममता की जीत और आंध्र तेलंगाना में केसीआर की जीत के बराबर तोलना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ पे गुजराती अस्मिता की बात हुई। देश के प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री ने 33 जिलों में 58 रैली की। यानी एक जिले में 2-2 रैलीज भी आप समझ ले तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के जो प्रधानमंत्री जो है वो अभी तक इतिहास रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री ने किसी एक राज्य में, छोटा राज्य है, 26 सीटें हैं लोकसभा की, 182 सीटें हैं विधानसभा की, उसके मायने देखा जाए तो महाराष्ट्र और यूपी उसके सामने, बिहार, बंगाल, ऐसे बड़े बड़े राज्य है, तमिलनाडु, जिनके बहुत बड़ा ये होता है। उस राज्य में इतनी मेहनत करने के बाद वो यदि 153 लाते हैं तो उसका भी कारण यदि हम देखें तो उसमें डिवीजन ऑफ वोट हुआ है। यदि उनका वोट 2% बढ़ा है तो मुझे नहीं लगता 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी वो जो बार बार कहते हैं, देखिए इसको थोड़ा दर्शकों को समझ लेना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो सरकार के विरुद्ध होती है, मंत्रियों के विरुद्ध होती है, एमएलएस के विरुद्ध होती है, वो राजनीतिक दल के विरुद्ध में नहीं होती। तो अक्सर नरेंद्र भाई जी का ये ट्रिक रही है। जब वो वहां पे विधानसभा में गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे 3 बार, वो अक्सर अपने विधायकों के टिकट काट देते हैं और नए चेहरे सामने आते हैं। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जो है वो टिकट कटे विधायकों के साथ चली जाती है कि ये विधायक काम नहीं कर रहा था, ये नालायक था, ये मंत्री नालायक था, ये काम नहीं कर रहा था, पार्टी तो चाहती है काम करने के लिए, इसलिए नए आदमी को जगह दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 1 साल पहले पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, नए आदमी को मुख्यमंत्री लाया जिसको कभी तजुर्बा नहीं था। मतलब 1 साल के बाद भी आप गांव में मुख्यमंत्री का पूरा नाम पूछेंगे तो पटेल सब बोलते थे, लेकिन भूपेश भाई पटेल ये नाम लेने के लिए हमको भी वो नाम रखना पड़ा। तो ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री की थी।
लेकिन उन्होंने बार बार चुनाव अपने स्वयं पे लड़ा। उनकी भाषण यदि देखे तो वो कहते हैं कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, आप कमल पे बटन दबाइए, आप मेरा चेहरा देखिए। उसी चेहरों को देख के, उसी बात को, उस डायलॉग को लिख के खड़गे साहब ने कहा था कि भाई कारपोरेशन के चुनाव में तुम्हारा चेहरा, जिला परिषद के चुनाव में तुम्हारा चेहरा, विधानसभा में तुम्हारा चेहरा, लोकसभा में तुम्हारा चेहरा, तो रावण के तो 10 ही थे, तुम्हारे कितने चेहरे ये तो बता दो। उन्होंने उनको रावण नहीं कहा था, मैं असमंजस हूं, एक सवाल पूछा था, उसको उन्होंने रावण बोला, औकात दिखाने की बात की, एक गुजराती बेटे को औकात दिखाने की बात की। ये वो कार्ड खेलते हैं। और किसी भी प्रदेश में जब अस्मिता प्रदेश की आती है, हमारे यहाँ जो प्रदेश बने हैं वो भाषाई प्रदेश बने हैं, तो जब एक भाषा, एक संस्कृति, एक कल्चर हो जाती है तो एक अलग यूनिट बनता है। इसीलिए महाराष्ट्र में छत्रपति का नाम लेते से ही लोग बुलबुलाने उठते हैं, फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, छत्रपति के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। तो राजस्थान में राजपूताना या राणा महाराणा प्रताप की इसको उखड़ी जाती है। जब आम आदमी पार्टी पंजाब गई तो उन्होंने शहीद भगत सिंह का नाम कैश करने का प्रयास किया। पंजाब में दलित ज्यादा है तो वहां पे उसके बाद मुख्यमंत्री जो दिया वो सरदार दिया, तो वो पंजाबी अस्मिता की बात उन्होंने की। तो ये तो गुजराती जब बाहर से जाते हैं तो वो बाहर पड़ते हैं। वही बंगाल में, क्या आप मानते हैं कि बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं था, बंगाल में कुशासन नहीं था? इसके सबके बावजूद यदि ममता बनर्जी अपने सीटों से ज्यादा सीटें लेके आती है तो वो गुजराती अस्मिता पे बात है। देखिए, एक गुजराती बेटी का मजाक उड़ाया जा रहा है दीदी और दीदी बोल के, तो लोगों ने अपील किया। तेलंगाना में जब जाते हैं तो तेलंगाना में तेलुगु बुड्ढा बिड्डा की बात होती है और केसीआर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैंने संघर्ष किया तेलंगाना के लिए, मैं रास्ते पे रहा, मैं जेल गया। तो लोगों ने तेलंगाना में अभूतपूर्व समर्थन दिया। तो ये जीत मैं उस ब्रैकेट में रखता हूं। ये सुशासन की जीत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता 135 लोग जिस शहर से नदी में बह जाए और पूरा शहर चुनाव के दौरान मातम में हो, वहां यदि बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत के आती है, क्योंकि पुराने आदमी का टिकट काट दिया, नए आदमी का टिकट दिया, और जिस आदमी का टिकट दिया वो पानी में कूद गया था, तो लोगों को लगा कम से कम ये तो पाप में भागीदार नहीं है। लेकिन ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले उसको साइड में रखे गए। इसलिए मैं गुजरात की बड़ी जीत को बहुत बड़ी जीत नहीं मानता जिससे 2024 में इंपैक्ट हो। फिर आइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में बीजेपी का अंदरूनी द्वंद्व, झगड़े कांग्रेस को सत्ता में ले आए। तो यही नरेंद्र मोदी जी जो है, जिनका 56 इंच का सीना है और आयरन ग्रिप है पार्टी पे, उनके कई फोन करके, पर्सनल फोन करके अपील करने के बाद भी विद्रोही नीचे नहीं बैठे। इसका मानना यह है कि अब बीजेपी पे उनका वो कंट्रोल नहीं रहा जो पहले था। उसके बाद उन्होंने लगातार सोलन में गए, मशरूम से अपनी नजदीकियां बताई, बताया कि मैं हिमाचल के गली गली में घुमा हूं, मैं हिमाचल का इंचार्ज था। ये सारी बातें वहां काम नहीं आई और वहां काम आई राजा साहब की मतलब राजा साहब की मृत्यु के बाद मिलने वाली ये जो सहानुभूति है, और उसके बाद प्रियंका गांधी का वहां होना, उनका वहां पे प्रचार करना, ये सारी बातें हिमाचल में जीत गए। आप दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में खासकर बीजेपी का मत प्रतिशत बिल्कुल कम नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का मत प्रतिशत लिया है और वो मत प्रतिशत शिफ्ट होने से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। वैसे ही गुजरात में भी बीजेपी को सत्ता में आना ही था, लेकिन इतना मैसिव मैंडेट इसलिए मिला कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब ने बहुत सारे वोट काटे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। वही फायदा आम आदमी को पार्टी को होता है जब वो कांग्रेस का वोट लेके अपना वोट प्रतिशत बढ़ाती है और गुजरात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो सत्ता में। बीजेपी यहाँ चुनाव हार गई। बीजेपी ने मंथन चालू किया। इस बीजेपी के एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह, गडकरी से लेकर तमाम बड़े मंत्री, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके बावजूद भी वहां वो सत्ता में नहीं आ पाए। इसका मतलब अब लोग ढंग से वोटिंग करने लगे हैं। बीजेपी को रोका नहीं जा सकता, कांग्रेस मुक्त भारत होगी, आम आदमी पार्टी की कोई औकात नहीं रही, ये तमाम जो बातें गोदी मीडिया कहता है वो यहाँ पे नलीफाई होती है। उसके बाद बाई इलेक्शन में यदि हम आते हैं तो बाई इलेक्शन में हम देखें तो एक उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी थे, जो योगी गुजरात में चुनाव जितवाने की बात करते हैं, वो स्वयं अपने यहाँ चुनाव मैनपुरी का नहीं जितवा पाए। मैनपुरी में मुलायम सिंह जी से भी ज्यादा मत डिंपल को मिले, क्योंकि लोगों ने दबा के वोटिंग किया और समाजवादी पक्ष में किया।
उसके बाद रामपुर की बात करें तो रामपुर में जो प्रकार हुआ, रामपुर में एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो रामपुर में जो बड़े नेता है मुस्लिम समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी नाराजगी है। रामपुर में यदि आप वोटिंग का परसेंटेज देखे जाए तो मुस्लिम बहुल आबादी क्षेत्र में जो वो है तुम्हारे बूथ्स है, वहां मुसलमानों ने वोटिंग बहुत कम की। इसका मतलब मुसलमान वोटिंग के लिए नहीं निकला बाहर। क्यों नहीं निकला? वो किसके प्रति उदासीन हो सकता है? वो उदासीन आजम खान के प्रति हो सकता है, क्योंकि आजम खान का एरिया था, उनको निकालना था। अब सब कुछ होने के बाद आप ये जरूर कहो कि वहां लट चले, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ, पुलिसों ने दमन किया। वो दमन तो दूसरे क्षेत्र में भी किया। एक और उपचुनाव हुआ जहां पे मदन भैया चुनाव जीते और आरएलडी ने बाकायदा प्रशासन से लड़के भी अपने लोगों से वोट करवा के वो सीट अपने हासिल कर दी। तो वहां मात्र एक उपचुनाव में सीट जीतना, ये बीजेपी के लिए एक इंडिकेशन है। आप उड़ीसा में चलिए, उड़ीसा में पिछला उपचुनाव बीजेपी जीती थी, इस बार बीजेपी ने अपने संगठन कसावट लाई दी और भारी बहुमत से चुनाव जीते। राजस्थान में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से लड़ पड़ती है, आपस में झगड़ती है, इसके बावजूद कांग्रेस ने वहां उपचुनाव जीता। कौन सा उपचुनाव जीता? जो पार्टी के अध्यक्ष का गृहनगर हो और उपनेता जो है विधानसभा में उसका गृहनगर हो, उसके बीच में से सीट निकाल के लाए। तो बीजेपी में भी उतने ही झगड़े जितने कांग्रेस में, तो वहां प्लस कांग्रेस हो गई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र में फिर एक बार बघेल जी ने 25-30 हजार के डिफरेंस से वो चुनाव जीता। और उससे ये बात बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी बघेल साहब ही चला रहे और कांग्रेस भी बघेल साहब ही चला रहे। जैसा रमन सिंह पहले करते थे वैसा बघेल ने किया। तो वो राज्य भी इनके हाथ से नहीं है। अब आते हैं बिहार, जो सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में आरजेडी की सीट थी जो जनता दल यूनाइटेड ने अपने पास ली और चुनाव लड़ाया गया। वहां पे यदि आप देखेंगे तो जो बीजेपी वहां सीट जीती है वो 3,600 कुछ मतों से जीती है, 3,700 पकड़ लीजिए। लेकिन उसी सीट पे ओवैसी साहब ने 3500 वोट खाए। उसी सीट में दो इंडिपेंडेंट है जिसने 3,000 और एक ने 4,000, 3,500 और एक ने 4,2500 वोट खाए। तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड लोगों को, जो विद्रोही है, जो नाराज लोग थे, उनको संभालने में नहीं कामयाब रही और वो सीट बीजेपी में गई। मैं बीजेपी की विक्ट्री नहीं मानता, क्योंकि वो विक्ट्री आपने किसी और के भरोसे जीती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की विक्ट्री, यूपी की दोनों विक्ट्री जो विपक्ष को मिली है, राजस्थान की छत्तीसगढ़ की जो विजय है, वो विजय भारी तादाद में है, 20-20, 25-25, 30-30 हजार के लीड से है। ये बात बताती है कि अभी भी बीजेपी ही सब कुछ है, ये हम जब बोलते हैं उसको जगह नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ 2024 में बीजेपी को काउ बेल्ट में काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय है। दयनीय इसलिए है कि वहां पर कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा को जो प्रतिसाद मिला, तो राहुल गांधी की यात्रा को बिगाड़ने का जो पोस्टर वोस्टर फाड़ के प्रयास हुआ, उससे लोग बहुत रिएक्ट हो गए। बहुत ज्यादा कड़वा हिंदुत्व कर्नाटक में नहीं चलता। मुसलमानों को हिंदू के मेले में दुकान नहीं लगाने देंगे, ऐसी बातें वहां गले पे नहीं उतरी और जनता उनके खिलाफ हो गई। आज बोम्मई साहब सबसे वीक विकेट पे है। आप जिन आदमी को आपने उम्र के हिसाब से घर बिठाया था, उनको वापस पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाना पड़ा, ये आपकी मजबूरी है येदुरप्पा जी को। तो कुल मिला के कर्नाटक जहां ये है, वहां स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वहां कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आप नहीं हो, तमिलनाडु, केरल में आपको जगह नहीं है, पौंडीचेरी में आप किसी के भरोसे हो, किसी और की पार्टी है जहां आप समर्थन देके सत्ता में आने का बात करते हैं। तो फिर आप दक्षिण में नहीं हो। महाराष्ट्र में आप आ जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी जिस शिवसेना के साथ है उसका वजूद करीब करीब खत्म हो चुका है। शिवसेना उद्धव के साथ ही जनता है। यदि महाविकास आघाड़ी ताकत के साथ एकजुट होकर लड़ती है तो वहां बीजेपी सिंगल डिजिट में आएगी लोकसभा में। फिर आप गुजरात में तो आपको 26 सीटें मिल जाएगी। फिर आप राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आएंगे। इन सभी जगह पे वो स्थिति नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी है। वहां बात चल रही है सरकार बदलने की, लेकिन क्या शिवराज सिंह को निकाल के आप चुनाव जीत पाएंगे? क्या वसुंधरा को माइनस करके राजस्थान में सत्ता में आ पाएंगे? छत्तीसगढ़ में तो आपके पास नेता ही नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरा कब्जा करके रखा है। फिर आप हिमाचल में अभी कांग्रेस आई है। आपके पास बचता क्या है? आपके पास उत्तर प्रदेश बचता है, आपके पास बचता है तो एक राज्य है आपका गुजरात, उसके बाद आप आइए उत्तराखंड, यहाँ आप है, आसाम में आप है, नॉर्थ ईस्ट से आपको कुछ मिल सकती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 9 राज्य है लेकिन 9 सीटें हैं।
एक एक सीट वाला एक राज्य है। तो लोकसभा में जो भारी तादाद में जहां से आता है, बंगाल से आता है, पिछली बार 18 आई थी, इस बार मुश्किल है वह ममता आपको 8 भी आने दे। उड़ीसा, पिछली बार आपको सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उड़ीसा ने पूरा मंत्रिमंडल बदला क्योंकि उनको लोकसभा में अपने लोग चाहिए। जब मेरी उड़ीसा में नेताओं से बात हुई बीजेडी के, उन्होंने कहा कि लोकसभा में बहुत सीरियसली लड़ रहे हैं। इस बार लोकसभा में हमको ये समझ में आ गया कि जीएसटी का शेयर हमको ठीक ठाक मिले, इसके लिए लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ये बातें सामने दिखाती है कि बीजेपी के लिए 2024 की राह ठीक नहीं। हाँ, इन तीनों चुनाव में और उपचुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करती और अच्छे मार्जिन से जीती। ये 3000 2000 वाले मार्जिन नहीं होते। यदि हर सीट आपने, जैसे मुलायम सिंह की सीट 2.5 लाख से जीती है, वैसे आपने सीटें जीती होती, या विधानसभा की सीटें जो 30 40 हजार से जीती होती, तो ये मायने रखते हैं। क्योंकि ये सीटें जो थी वो बड़े राज्यों में थी। बिहार जैसा बड़ा राज्य जहां 40-50 हजार की मार्जिन कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे में वहां 2.5-3 हजार से आप यदि जीतते हो तो वो मार्जिनल जीत है। तो ये कुल मिला के इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मैं देखता हूं कि बीजेपी भी अच्छा विचार मंथन कर रही है। बीजेपी गुजरात के चुनाव के बाद बहुत सीरियस मोड पे काम कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष अपने जिले में एक भी सीट नहीं ला पाए बीजेपी की। हिमाचल में अनुराग ठाकुर मंत्री है, उनके जिले में एक भी सीट नहीं मिली। मुख्यमंत्री के जिले में एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा क्या कारण है? ये नेताओं का वजूद वहां नहीं चला। तो कहीं ना कहीं आपको मात्र नरेंद्र मोदी के चेहरे पे काम नहीं होगा। नरेंद्र मोदी चेहरा ये आपके थाली में स्वाद ऐड कर सकता है, लेकिन थाली में इंग्रेडिएंट ये लोकल लीडर्स की होने चाहिए। दिल्ली में भी उन्होंने अध्यक्ष बदला है, पंजाबी फेस लाने का प्रयास किया है, क्योंकि दिल्ली में जब तक दिल्ली के पंजाबियों को आप अहमियत नहीं दोगे तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। ये बात देखी गई। तो ये कुल मिला के ये तमाम बातों का एक बात तो इंडिकेशन जरूर आया है, जितना बीजेपी को आप स्ट्रांग समझते इतना नहीं है। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया अभी भी गुजरात चुनाव के आगे बढ़ा नहीं है। वो गुजरात चुनाव में कैसे लोग हारे और क्या हुआ कैसा हुआ, बार बार मैं एक चैनल पे बैठा था और एंकर बार बार एक सवाल पूछ रहा था, वो आईबी की रिपोर्ट कहाँ है जिसमें केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई आप चुनाव जीत रहे हैं, और आम आदमी वाली पार्टी बड़ा परेशान हो रहा था। तब उनने मुझे भी पूछा, अशोक जी आपको तो पता होगा आईबी की रिपोर्ट कहाँ है। मैंने वो रिपोर्ट वहीं रखी है जहां सर क्रीक गुजरात का पाकिस्तान को देने का पत्र प्रधानमंत्री लोगों को दिखा रहे थे। वो पत्र जहां से प्रधानमंत्री लाए थे वहीं से आईबी की रिपोर्ट आई थी, और वो आईबी की रिपोर्ट वहीं रखी हुई है जहां प्रधानमंत्री ने वो पत्र लिखा है। मेरा आह्वान है प्रधानमंत्री जी को, यदि कोई भी प्रधानमंत्री भारत की भूमि पाकिस्तान को सरेंडर करने का पत्र आपके पास है तो आप ले आइए। लोग उस प्रधानमंत्री को जेल के अंदर देखना चाहिए, क्योंकि आज भारत में कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो भारतीयत्व के लिए इतना ही परेशान है और इतना ही सजग है कि वो भारत की एक भूमि भी किसी को 1 इंच नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है कि शहादत पाने वाले सैनिकों में मुसलमान भी है, आदिवासी भी है, दलित भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, ओबीसी भी है, सभी धर्म जाति के लोग, पारसी भी है। ये सभी जाति धर्म के लोग जब पाए जाते हैं शहादत के लिए, तो मैं नहीं मानता इस देश के किसी भी धर्म या जाति पे आप उंगली उठा सकते हो कि वो देश के विरोधी। ये बहुत ही, देखिए आपने पूरे देश का जो सियासी नक्शा है वो बिल्कुल सामने रख दिया, और मैं उसमें बीच में इसीलिए नहीं बोला कि आप पूरा एक तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अब जो मैं समझना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और कई जगहों पर बीजेपी हारी है, और साउथ में कड़वा हिंदुत्व जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और एक बात आपने ये भी कही कि बीजेपी अब बहुत सीरियस मोड में है अपने अंदर झांकने के लिए। तो बीजेपी जिसके पास बहुत से हथकंडे मौजूद हैं, जिसमें सेंट्रल एजेंसियां, जांच एजेंसियां, सैकड़ों रेड हुए गुजरात में इलेक्शन के दौरान, और अब भी आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और उनके पास पैसा भी बहुत है। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं। मोदी जी का चेहरा हर जगह नहीं चल रहा, ये बात आपने रख दी। अब आप ये बताइए कि क्या जिस तरह से कई जगहों पर अपोजिशन के कई मेंबर्स की, कई कैंडिडेट्स की वजह से, वोट बंटने की वजह से बीजेपी जीती है, उसको कैसे आगे इंश्योर किया जा सकता है? ये अपोजिशन पार्टियों को क्या करना चाहिए
कि वो मिलकर के कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए या कोई भी चीज ऐसी हो जिससे मिलकर के इलेक्शन लड़ा जा सके। और वो जो एक नाउम्मीदी की हालत बनी है आम लोगों में, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, इस सब से लोग परेशान हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अपोजिशन पार्टियों को क्या कुछ, कैसे कुछ, क्या करना चाहिए ताकि 2024 इलेक्शन अच्छे से लड़ा जा सके? देखिए, शरद पवार जी ने 2 साल पहले जब बहुत सारे विपक्ष के नेता उनके घर बैठे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि केंद्र में साझा फ्रंट हो, ये सब बातें दूर की कौड़ी। सबसे पहले हर एक को, हर क्षेत्रीय दल को अपने राज्य में भाजपा से लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। हर राज्य का अपना एक वजूद है। अब आप देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस टीआरएस है और सामने बीच में बीजेपी कूद जाती है तीसरा अल्टरनेटिव लेके। कांग्रेस और टीआरएस तो कभी एक हो नहीं सकते। टीडीपी और वाईएसआर रेड्डी की कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती। केंद्र तमिलनाडु, बंगाल में लेफ्ट और ममता एक नहीं हो सकते। तो आपको आपके क्षेत्र की लड़ाई आपके हिसाब से लड़नी होगी। वहां बीजेपी करती क्या है? बीजेपी यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो प्रयास करती है कि ओवैसी साहब को उतारे, प्रयास करती है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ठीक से लड़े ताकि वोटों का बंटवारा हो। तो ये आपको तय करना है। ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को तय करना होगा कि बीजेपी को आप कैसा हैंडल कर सकते हो। जहां बाइपोलर सिस्टम है वहां कांग्रेस अपना ये करती है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासियों का जैस करके एक संगठन सामने आ रहा है। उस संगठन के पास 80 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सीटें। उन्होंने अब जो सुनने में आया है, उन्होंने ओएसी से लेके तमाम छोटे छोटे दलों के साथ पैक्ट करना शुरू कर दिया है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको वोट बंटने नहीं देंगे। ओबीसी है, कोई छोटी मोटी जाति गोंडवाना पार्टी है, इन सब पार्टियों को उन्होंने कहा कि सब साथ में लड़ेंगे। हम आप साथ में लड़के हम 80 सीटों को अपना पुख्ता करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सरकार कैसी बनती है। तो इस हिसाब से आपको ये देखना होगा, ये जो 80 सीटों का ग्रुप है, उसको वहां कांग्रेस और बीजेपी यदि आमने सामने है तो कांग्रेस को उन 80 सीटों वालों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी उनको फाइनेंस करके कांग्रेस की कई सीटें हरवा के फिर सत्ता में आ सकती है। ये तो हर क्षेत्र के, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, हर राज्य का अपना 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 एक अस्तित्व है। यदि आप रीजनल पार्टीज की बात करें तो अभी ये एक दो रीजनल पार्टीज है राजस्थान में। इस बाई इलेक्शन में एक रीजनल पार्टी ने जो 30,000 वोट लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां कांग्रेस ने जीती, तो उसको यदि बीजेपी और जगह हवा देती है तो वो ऐसे ही वोट काटेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटेंगे। क्योंकि बीजेपी का एक वोटर कमिटेड है। बीजेपी का दिल्ली की यदि उदाहरण दूं मैं, तो बीजेपी दिल्ली में विधानसभा में, चाहे बीजेपी सत्ता में आए, चाहे बीजेपी के पास 4 लोग हो, चाहे बीजेपी के पास 28 लोग, बीजेपी का मत प्रतिशत है 32 से 36 के बीच में रहता है। वो मत प्रतिशत बढ़ता नहीं। लेकिन जब विपक्ष घटता है, विपक्ष बढ़ता है, तो वो सत्ता में आती है। पहली बार कांग्रेस जब बीजेपी सत्ता में आई दिल्ली में, तब बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में उम्मीदवार खड़े किए और पूरे आउटर दिल्ली का परसेंटेज वो खा गई। कांग्रेस का वोट बढ़ गया, बीजेपी सत्ता में आई। उसके बाद बीएसपी वहां से चली गई। कांग्रेस लगातार अपना वोट कंसोलिडेट करती रही और शीला दीक्षित 15 साल यहाँ राज करती रही। ये वस्तु स्थिति है। शीला दीक्षित का सारा वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी के पास चला गया, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में। जिस दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर वोट लेगी, उस दिन बीजेपी यहाँ सत्ता में आएगी। तो ये इन हर राज्य में आपको ये तय करना है कि लोकसभा के लिए आप कैसा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये उनके ऊपर है। तो बीजेपी भी लगातार प्रयास कर रही है कि ये साथ में नहीं आए। यदि आज जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की है, तो सब जानते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी का आशीर्वाद किसका है, किसने उनको लोकसभा में जिनकी विदाई समारोह में प्रधानमंत्री कैसे रोए थे। ये तमाम बातें जो है, ये जो इम्पैक्ट है, ये लोगों को बिटवीन द लाइन समझना पड़ेगा। आंख से निकलने वाला जो आंसू है वो जमीन पे टपकता है, उसके बीच की राजनीति समझनी होगी। आंसू यूं ही टपकाए नहीं जाते। हमारे यहाँ नेता और अभिनेता, दो लोग जब रोते हैं तो जनता को कॉशियस होना चाहिए। अभिनेता तालियां बटोरने के लिए रोता है उस कैरेक्टर में उतर के, और नेता वोट बटोरने के लिए रोता है। दुख किसी को नहीं होता। यदि दुखी होना होता है हमारे नेताओं को, संवेदनशील हमारे नेता होते,
तो हमारे नेताओं के आंखों से पानी रुकना बंद नहीं होता, क्योंकि इस देश में आज भी बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी इतने चरम पे है। इस देश के अपने सवाल इतने चरम पे है। आज भी कई जगह एम्बुलेंस कम और बॉम्बुलेंस ज्यादा चलती है। बाम्बू को पेशेंट को बाम्बू पे हुक पे लगा के कावड़ बना के जो जाते हैं, उसको नया नाम दिया है एम्बुलेंस। जिस देश में एम्बुलेंस से ज्यादा एम्बुलेंस चलती होगी, उस देश के नेताओं के आंखों के पानी खंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रोते भी बड़े सब्जेक्टिव है। वो वोट बटोरने के लिए रोते, वो टाली बटोरने के लिए रोते हैं। इसलिए जनता को बड़ा कॉशियस होना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को लगातार वस्तुस्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, ये लोगों को सामने लानी होगी। गुजरात में हमने लाने का प्रयास किया, लेकिन अस्मिता कार्ड पे लोगों ने वोट दिया। इसमें नाउमीद होना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, गिरते शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम तो शहसवार है, हम तो घोड़े से गिरेंगे फिर उठ के जाएंगे। और मराठा हूं, तो जब बुराड़ी में दत्ताजी शिंदे घायल होकर नीचे गिरे थे, तब उसको पूछा था जिसने उनको गिराया था कि पटेल अब क्या करोगे। उसने कहा, अरे बचेंगे तो और लड़ेंगे। तो ये सवाल तो है, बचेंगे तो और लड़ेंगे। और लड़ाई हमारी किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, संघ के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश की भलाई के लिए है, आवाम की भलाई के लिए है। आवाम के सवाल उठाना ये हमारा परम कर्तव्य है, और वो सवाल उठाने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये लड़ाई सही, लेकिन सवाल तो उठते जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी। इसमें जो नतीजे के तौर पर समझा जा सकता है, ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, बीजेपी को हराना मुमकिन है। अगर कांग्रेस एक तो ऐसा व्यवहार करे कि बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन लड़े, और वहां हर स्टेट में बीजेपी को हराने के लिए स्ट्रेटेजी हो, और अपनी अना को एक तरफ रख करके इस देश को बचाने की कोशिश करे। और आम लोगों को भी एक चेतना की जरूरत है, समझने की जरूरत है, नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो मैसेज आपने दिया कि हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, देश को बेहतर रास्ते पर लाया जा सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टियां समझदारी से काम करें और लोग भी समझदारी से आगे बढ़ें, झूठे आंसुओं में ना बह जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने बताया कि अगर ये सच्चे आंसू होते तो ये आंसू रुकने नहीं चाहिए थे। जिस तरह से बेरोजगारी, भुखमरी और किस तरह से बेचैनी से खासतौर पर नौजवान अपना वक्त गुजार रहा है, ये अगर उनको एहसास होता, सेंसिटिव होते, तो उनके आंसू नहीं रुकने चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।